मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है, फिर भी हम लोग उस संकट की घड़ी से लड़ते हुए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलिम रांची से आप लोगों के बीच मैं दिन प्रतिदिन वीडियो एक एक प्रकरण पर भेज रहे हैं आप लोगों के बीच। और आप लोगों को जहाँ भी हमको आशा है कि परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को, हमारे कोई भी प्रोफेसर कोई भी चीज़ एकदम क्लियर कर दे रहे हैं आपके वीडियो के माध्यम से। और मैंने यूनिट 2 को समाप्त कर चुका हूँ। आज मैंने आप लोगों के समक्ष बहुत ही मतलब कि कोर्स फर्स्ट का बाल्यावस्था एवं उसकी विकास के अंतर्गत मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट लेकर चल रहा हूँ, आज उपस्थित हूँ। और वह यूनिट व्यक्तित्व क्या है, मैंने पर्सनालिटी क्या है, व्हाट इज योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या है। आज मैं पर्सनालिटी प्रकरण को लेकर, टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जहाँ तक कि मैंने आपको वंशानुक्रम मतलब सेकेंड यूनिट समाप्त कर चुके हैं। आज मैं पर्सनालिटी की ये आपके सिलेबस की 5वीं यूनिट है, जो कि इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही। पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। एक बालक के लिए, एक व्यक्ति के लिए किसी का व्यक्तित्व को पहचानना, उसके गुण को पहचानना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी उसको पहचाना जा सकता है उसकी भाषा, वाणी, मधुरता, संयम के द्वारा। लेकिन मैंने वास्तव में पर्सनालिटी है क्या, उसको हम अभी आप लोगों के समक्ष मात्र 3 लाइन में इसको हम क्लियर कर देंगे। व्यक्तित्व शब्द की बातें हम अंग्रेजी में व्यक्तित्व को हम पर्सनालिटी कहते हैं। और जो पर्सनालिटी शब्द है वह लैटिन भाषा की परसोना शब्द से बना है। इतना क्लियर है ना? पर्सनालिटी है अंग्रेजी शब्द और लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। परसोना क्या है, मतलब परसोना का क्या है? परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। इसका अर्थ है मुखौटा। मुखौटा माने क्या? जैसे वेशभूषा। और इसको हम क्लियर कर सकते हैं कि जैसे रंगमंच पर कोई भी पात्र
अगर जैसे हम बातें अगर रख रहे हैं तो कोई भी पाठ मैंने इसका शाब्दिक अर्थ की बातें कर रहे हैं। अगर कोई भी पाठ, जब कोई व्यक्ति किसी सम्राट का पोशाक पहनकर सम्राट का पोशाक धारण करके रंगमंच पर पहुंच जाता है तो उसके व्यक्तित्व को, उस व्यक्ति को रियल नाम से न जानते हुए उसको उस वेशभूषा और मुखौटा के नाम से उसकी पर्सनालिटी की पहचान होती है। और इसका व्यक्तित्व उसकी सामान्य दशा से भिन्न हो जाता है, जो दशाएं उसका भिन्न हो जाता है और उसी चीज को हम पर्सनालिटी करते हैं। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो वह गुण, मतलब बाहरी का ज्यादा महत्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाहरी गुण क्या है, मतलब बाहरी गुणों के द्वारा इसकी माप की जा सकती है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। और जब मैंने इसका इस शाब्दिक अर्थ था, जब वास्तविक अर्थ की बात करेंगे तो समन्वित एवं संगठित रूप में व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं उसके आंतरिक पक्ष एवं वाह पक्ष या वाह पहलुओं का समन्वय साथ उसका अविकसित शरीर एवं मस्तिष्क की बातें जब करेंगे तो उसमें कुछ गुण विद्यमान होते हैं। और धीरे धीरे जब वह जीवित प्राणी की बातें चलती है, जीवित प्राणी धीरे धीरे जीवित प्राणी होने के नाते उसके विभिन्न वैद्यकीय जो विशेषताएं होती हैं, जैसे भिन्न प्रकार की कुशलताएं, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी कुशलताएं विभिन्न प्रकार की हैं। जब उस कुशलताएं की बात होती है अथवा योग्यताएं, तो कुशलताओं के प्रति तो प्रतिक्रिया वो करता है। ये बातें हैं, कुशलताओं के प्रति वो प्रक्रिया करता है। उसकी योग्यता क्या है, वास्तविक रूप में देखा जाए कि इसकी पर्सनालिटी है। जैसे सम्राट का पोशाक पहन के वो रंगमंच पर अपना अभिनय कर रहा है, तो उस समय वास्तव में उसकी योग्यता क्या है। और चरित्र, मतलब वास्तविक अर्थ की बातें कर रहे हैं। व्यक्ति के योग्यता से, उसकी चरित्र से, उसकी रुचियां से, आदतें, दृष्टिकोणों आदि की द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को वास्तविक रूप में जान सकते हैं। कभी कभी चरित्र की बातें आती हैं। क्या अगर वास्तव में व्यक्ति का चरित्र गिरा हुआ है तो क्या इसको हम वास्तविक व्यक्ति कर सकते हैं? वास्तविक व्यक्तित्व के अंदर तो आएगा? कभी नहीं आएगा। इसमें कहावत भी है, धन गया तो कुछ नहीं गया। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। क्योंकि भाई शारीरिक विकास एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए उसका स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो धन गया तो कुछ नहीं गया।
और स्वास्थ्य गया तो थोड़ा, मात्र थोड़ा गया, लेकिन चरित्र चला गया तो क्या, सब कुछ चला गया। तो इसमें जो चरित्र की बातें आया है कि वास्तविक अर्थ में व्यक्ति का जो चरित्र की बातें हैं, तो अगर चरित्र है तो उसका वही व्यक्तित्व है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में घृणा की बातें नहीं होती हैं, द्वेष नहीं होता है, लालच नहीं होता है, पाप नहीं होते हैं। क्या होता है, उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोमलता, लालसा, दूसरों के प्रति दया। कितनी अच्छी बातें हैं, वैज्ञानिकों ने रखी इस चीज को व्यक्ति के विकास में। भाई की व्यक्तित्व क्या है, आलसपन नहीं, साहस। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन के रूप में, गत्यात्मकता संगठन की जहां बात आती है, गत्यात्मक माने क्या होता है, लचीलापन। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन है वही उसका व्यक्तित्व है। अब व्यक्ति के शेष बातें अगर हम करें तो जैसे व्यक्ति की बुद्धि, ये वास्तविक अर्थ। शेष बातें अगर करें हम कि वास्तव में व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व तो महीनों तक पढ़ाते रहेंगे, व्यक्तित्व का टॉपिक खत्म होने ही वाली नहीं। व्यक्तित्व को एक दिन में पढ़ा देना, समझा देना, लेकिन है इसको थोड़ा अगर गहन अध्ययन करके इस बात को समझेंगे, टॉपिक इसको हम शुरू से अंत तक आपको क्लियर कर देंगे। वास्तव में व्यक्तित्व है क्या, सब किसी कोई छोड़ेंगे नहीं किसी चीज को। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप लोग नोट भी करते चलिए। तो जैसे बात व्यक्ति की, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि, बुद्धि क्या है, यह व्यक्ति का व्यक्तित्व है और यह वास्तविक अर्थ है। और योग्यताएं, क्या व्यक्ति में क्या योग्यता है, मतलब बुद्धि क्या है और उस बुद्धि के अनुसार उसकी योग्यताएं क्या है। और कहा कि आदतें, बुरी आदत और अच्छी आदत का, बुरी आदत वाले भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और अच्छी आदत वाले, और वो आप पर निर्भर है कि आप किसको अधिक मत दे रहे हैं, अच्छी आदत वाले को कि बुरी आदत वाले को। ये आपका व्यक्तित्व निर्भर कर रहा है। और उसमें एक चीज़ रुचियाँ, व्यक्ति की रुचि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी उसका व्यक्तित्व है। और उसके जो दृष्टिकोण और उसका चरित्र की जब हम बातें करते हैं, आदि ये आंतरिक पहलू के अंतर्गत आती है। वास्तविक अर्थ के अंतर्गत, ये वास्तविक पहलू के अंतर्गत आती है ये सब चीजें। अर्थात जब हम व्यक्ति के मस्तिष्क से संबंधित कोई चीजें रहती हैं तो वह आंतरिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। व्यक्ति के अंदर जो चीजें हैं वो आंतरिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन आंतरिक एवं वाह संगठन के कारण ही क्या हो, व्यक्ति की मनोशारीरिक, कहा है वैज्ञानिकों ने जब परिभाषा है क्लियर हो जाएगी कि मनोशारीरिक, और जब मनोशारीरिक की बातें आती है, ये मनोशारीरिक प्रणाली करते हैं, दूसरा कर ही नहीं सकता। इसी को हम मनोशारीरिक प्रणाली कहते हैं, जो ये सब कार्यों में लिप्त हैं और इस सब कार्यों पर अध्ययन ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन व्यक्त करते हैं। उपरोक्त शब्दों की जब हम बात करेंगे, उपरोक्त शब्दों में
करीब करीब मेरा अर्थ क्लियर होता चला जा रहा है, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब हम निष्कर्ष निकालते हैं किसी चीज़ का कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, तो निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात, कितनी अच्छी बातें हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित विलक्षणता, अर्जित विलक्षणताओं अथवा आंतरिक एवं वाह, दोनों चीज, आंतरिक और वाह, अंदर की चीजें और बाहरी की चीजें, पहलुओं का गत्यात्मक समन्वय अथवा संगठन है। पहलुओं का गत्यात्मक अथवा इसका समन्वय अथवा संगठन है। गत्यात्मक लचीलापन, जिस व्यक्ति के अंतर्गत लचीलापन है उसका व्यक्तित्व उत्तम है। और लचीलापन की बातें जब मैंने आल्पोल्ड की परिभाषा बताएंगे तो उसमें आपको और हम क्लियर पूरा कर देंगे कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तो उसने इसी कड़ी में इसको जोड़ लिया कि वाह और आंतरिक गुणों के कारण व्यक्ति के जो शारीरिक गठन है, गत्यात्मकता है, वह एक शारीरिक गठन के रूप में अभिव्यक्त होती है। जब मैंने परिभाषाएं की बातें करते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व पर कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। ऐसी नहीं कि मतलब कि व्यक्तित्व कैसे होता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसी तरह व्यक्ति का व्यक्तित्व है। मुखौटा लगा दिया, रंगमंच पर चला गया, अपना पात्र पूरा कर दिया, ये व्यक्तित्व है। ये जो साधारण भाषा में है इस, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को परिभाषाओं की दृष्टि से भी अभिव्यक्त किया है कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है या कैसा होना चाहिए। तो एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है मयूर हेड, मयूर हेड ने कितनी अच्छी बातें कहे हैं, उन्होंने अपना मत अभिव्यक्त किया है और कहे हैं कि वास्तव में जब हम व्यक्तित्व में, कितनी अच्छी बात, वास्तव में व्यक्तित्व में संपूर्ण व्यक्ति का समावेश होता है। कितनी बातें कहा, व्यक्तित्व में संपूर्ण व्यक्ति का समावेश होता है। वह समावेश व्यक्ति के गठन, समझिए एक एक पॉइंट को, गठन, रुचि, गठन और रुचि के प्रकारों, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व में किन किन चीजों की रुचियां हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में किन किन चीजों की रुचियां हैं, अच्छी रुचि और बुरी रुचि। और रुचि को अभिव्यक्त करना और रुचि को बता देना बहुत ही रसमय विषय है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप देख करके कैसे बता सकते हैं कि व्यक्ति में यह रुचि है, रुचि की जरूरत है। वह रुचि उसके व्यक्तित्व में ये चीजें निखर कर आती हैं। उसने उसी कहा कि रुचि के प्रकार, हर व्यक्ति में कई प्रकार की रुचियां होती हैं। किसी का पढ़ने में रुचि, किसी का भोजन बनाने में रुचि, किसी का पिक्चर देखने में रुचि, किसी को नाटक करने में रुचि, किसी को नाटक देखने में रुचि। तो रुचि को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि रुचियों के प्रकारों, और हेड ने अभिवृत्तियों की बात कहा। अभिवृत्तियों, व्यक्ति में अभिवृत्ति, और एक बातें और कहा, रुचियां, अभिवृत्ति, और एक बातें कहा कि व्यवहार क्षमताओं, व्यक्ति में व्यवहार करने की क्षमता कहाँ तक विकसित है। अगर व्यवहार करने की क्षमता उसके अंदर विकसित नहीं है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। व्यक्ति का व्यक्तित्व कड़ापन नहीं होता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन होना चाहिए। व्यक्तित्व को बढ़ा देना
आसान है, लेकिन व्यक्तित्व पर खरा उतरना बहुत ही कठिन है। इसलिए व्यक्तित्व आप अपने स्वयं अंदर झांक कर देखिए। हेड की परिभाषा से स्पष्ट है कि स्वयं अंदर झांक कर देखिए कि हमारे में कौन कौन से गुण विकसित होने चाहिए। और एक चीज़ कहा कि योग्यताएं, व्यक्ति की व्यक्तित्व में योग्यताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। योग्यताओं को हम काट नहीं सकते। नहीं तो आप लोगों से प्रश्न आया गया कि सर आप लोगों से आप पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मंच पर बहुत अच्छे भाषण दे सकते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र बंधा हुआ है। अब मंच पर बहुत अधिक बोलने वाले और उनको व्यक्तित्व थमा दीजिए, क्या व्यक्तित्व बोल देंगे? नहीं। व्यक्तित्व पर बोलना वह योग्यता का परिणाम है। किसी टॉपिक पर बोलना योग्यता का परिणाम है। और पवित्रता की जब हम बातें करेंगे तो पवित्रता का सबसे बातें आती है, सबसे यह एक निराला संगठन है। स्पष्ट कहा हेड ने, ये निराला संगठन है। जब ये सब गुण व्यक्ति में विद्यमान रहेंगे तब व्यक्ति का व्यक्तित्व स्पष्ट है। और इसी कड़ी में एक मनोवैज्ञानिक हैं जो आप इनका नाम भी सुने हैं, मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार। मनोवैज्ञानिक मन ने जो अपने मत अभिव्यक्त किया है व्यक्तित्व के अंतर्गत, जैसे मयूर हेड ने अपना मत अभिव्यक्त किया, उसी तरह मन ने भी बताया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये सब चीजें होनी चाहिए, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। और उसने कहा कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, देखिए कितनी अच्छी बात है कहा कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, और कहा कि व्यवहार के तरीकों, कितनी अच्छी बात, मतलब संगठन हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व में संगठन हो, लेकिन व्यवहार करने का तरीका उसका क्या है। मन ने अपनी बातें कहा तो उस व्यक्ति के व्यवहार के तरीके क्या हैं। देखते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार करता है व्यक्ति, सामने आपके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन दूसरी ओर वो कहेगा कि वो आए थे मुझको समझाने के लिए, इनको हम बाद में बताते हैं। मतलब सामने कितना अच्छा व्यवहार, लेकिन पीछे बताइए। तो मतलब कि आप खुद आंकिए इस चीज को कि जब सामने अच्छी बात कर रहे हैं, अब बाद में वह उसकी शिकायत कर रहे हैं, उसका अपवाद उड़ा रहे हैं, तो क्या वह आप पर ये चीजें नहीं लागू कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको स्वयं इस व्यक्तित्व को परखिए कि जब यह व्यक्ति का जो व्यवहार करने का तरीका है इस ढंग का, इतनी अच्छी बातें कर रहा है, जाने के बाद ऐसे कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति आपको भी वह कहेंगे। ये मत समझिए कि वो नहीं कहेंगे, उस व्यक्ति का वही व्यक्तित्व ही है, उसका वही व्यवहार करने का तरीका ही है। आपके मन पर आप जैसी बातें, दूसरे के मन पर दूसरी जैसी बातें, तो ये व्यवहार का उनका तरीका ही है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि आदत हो गई, और उसके व्यवहार के तरीकों माने उसकी रुचियाँ, उन्होंने कहा कि रुचियाँ दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। मन की बातें कितनी अच्छी कहा मन ने कि सब आदत, दृष्टिकोण, व्यवहार करने के तरीके सबसे विशिष्ट संगठन है। मन ने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि ये सब चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व में हो तब तो उसका व्यक्तित्व है, नहीं तो व्यक्तित्व उसका है नहीं। व्यक्तित्व
व्यक्ति के अंदर उसके ज्ञान को निखारता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है, कुछ स्तर नहीं है, तो उसके ज्ञान को वह अवरोध कर देता है। उसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक ने और व्यक्तित्व को डिफाइन करते हुए एक बात ही अपना रखा कि वास्तव में वो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बिग एवं हंट। बिग एवं हंट मनोवैज्ञानिकों ने अपना परिभाषा और मत प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति तो एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, एक व्यक्ति की बातें कहा कि एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं का योग का, विशेषताओं की योग का क्या है, यह उल्लेख करता है। किसी व्यक्ति की विशेषताओं का वह उल्लेख करता है, व्यवहारों का उल्लेख करता है, वही व्यक्तित्व है। जो उसके अंदर विशेषता है उसका वह उल्लेख करता हो, वही उसका व्यक्तित्व है। अच्छी परिभाषा उन्होंने भी दिया था। एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम आप मार्टिन प्रिंस ने उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात जन्मजात संस्थानों, आवेगों, मतलब उसके अंदर जो आवेग हैं, आवेग से पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, और प्रवृत्तियों, उसकी प्रवृत्ति किस तरह की है, और झुकाव, मतलब किस क्षेत्र में इसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का झुकाव है, और उन्हें एवं उसकी मूल प्रवृत्तियां, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। अगले वीडियो में आपको मूल प्रवृत्ति की बात मैंने बताया था कि मूल प्रवृत्तियां 14 बताए थे और उसके संवेग भी 14 बताए थे। तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में इस चीज़ को मैंने बहुत विस्तृत तरीक़ा से बता चुका हूँ कि उसकी मैं मूल प्रवृत्तियाँ, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व की बातें आई तो व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्तियाँ की बातें जाए तो वास्तव में मूल प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति होती है, और जब मूल प्रवृत्ति की बातें आती हैं तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी मूल प्रवृत्तियां नहीं है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं है। हम बिना मूल प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा। उसने और अनुभवों की द्वारा, अनुभव की बात कहा कि अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों, कितनी अच्छी बातें कहा कि उसके अंतर्गत ये अनुभव, जो व्यक्ति अपना अनुभव नहीं कर पाता है, अपने स्वयं का अनुभव, अगर स्वयं का अनुभव के द्वारा उसके अंतर्गत अर्जित संस्कार, मतलब अनुभव करके व्यक्ति में अर्जित संस्कार जो है, क्या चीज़ें अर्जित किया है, व्यक्ति में इतना होना चाहिए कि क्या चीज़ें गलत है, क्या अच्छी है, वह अनुभव करके अपने संस्कारों में उतारे, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और बहुत ही अच्छी परिभाषा मार्टिन ने दी है और कहा कि जब संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व संस्कारों और प्रवृत्तियों का योग है। कितनी अच्छी बातें कहा मार्टिन प्रिंस ने। तो उन्होंने भी अपनी परिभाषाओं में व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है। एक परिभाषा हम बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आलपोर्ट। पूरे व्यक्तित्व क्यों नहीं पढ़ लीजिए, लेकिन आलपोर्ट की परिभाषा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलग अलग तोड़ तोड़ के समझाई कि वास्तव में
व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। इसीलिए आप लोग लिखिएगा भी तो व्यक्तित्व में सबकी परिभाषा लिखिएगा, लेकिन आल्पोल्ड की परिभाषा भूलिएगा मत। देखिए, मैंने लिखने की बात कर रहा हूँ, अब बोले हैं आल्पोल्ड की परिभाषा भूलिएगा नहीं। आल्पोल्ड की परिभाषा अवश्य लिखना है अगर एग्जाम में आ रहा है तो। और आल्पोल्ड ने उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, कितनी अच्छी बात कहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपना अनोखा समायोजन स्थापित करता है। आल्पोल्ड ने कहा कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपना अनोखा समायोजन स्थापित करता है। अब इनकी एक एक परिभाषाएं हम अलग अलग तोड़ के बता रहे हैं। व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, मनोशारीरिक की बातें आई थी, बताया था कि मनोशारीरिक जब बातें आई थी तो वह उसमें ये चीज़ें मैं बता दें, जन्मजात, और बताया कि आंतरिक पक्ष और वाह पक्ष, बताया था ना कि आंतरिक पक्ष और आंतरिक पहलुओं और वाह पहलुओं को मनोशारीरिक की बातें कहा कि दोनों चीज़ को, आंतरिक और वाह, मतलब व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक माने लचीलापन, गत्यात्मक माने लचीलापन। जैसे अगर उदाहरण देना चाहें तो दांत और जीभ का ले लीजिए उदाहरण। जैसे जीभ और दांत, जीभ जो हमारी है वह बहुत ही लचीलापन है उसके अंदर। ये 32 दांत सोचते हैं कि कब ये मिल जाए कि इसे मैं तुरंत कतड़ दूं। समझ लीजिए, ये 32 दांत जीभ को सोचते हैं कि कब पाए कि कतड़ दें, क्योंकि कुछ भी आप बोलिए दांत को तुरंत टच करती है जीभ तुरंत। ऐसा क्या गुण है उसमें? क्योंकि उसमें लचीलापन है। लचीलापन होने के नाते, देखिए कितनी अच्छी बात आल्पोल्ड ने लिखा है गत्यात्मकता की बात पर, कि लचीलापन होने के नाते यह जीव गर्भावस्था से, कितनी अच्छी बात है, मतलब गर्भावस्था से ही ये जीव रहती है बालक के शरीर में, कि नहीं रहती है? बिल्कुल रहती है। मतलब बच्चा गर्भ में पल रहा है तो माँ के गर्भ में पल रहा है तो उसकी जीभ क्या है? जन्म से पूर्व, जन्म के बाद नहीं, जन्म से पूर्व, और कब समाप्त होती है? मृत्यु तक। श्मशान घाटों पर जाती है तभी जीभ रहती है साथ में। ऐसा क्या गुण है उसमें? मात्र एक गुण है, गत्यात्मकता या लचीलापन। इसी कारण जीभ को, क्योंकि लचीलापन है तो जीभ को अच्छे अच्छे स्वाद चखने के लिए दिए जाते हैं। जीभ को अच्छे अच्छे स्वाद चखने के लिए दिए जाते हैं। कोई भी आप मूल प्रवृत्ति में, जैसे भोजन पानी, आपकी मूल प्रवृत्ति है भोजन करना है, तो जब भोजन करते हैं तो स्वाद कौन चखता है? जीभ। क्योंकि उसमें लचीलापन है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन होना चाहिए और वह लचीलापन जीभा जैसा होना चाहिए, तब तो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, नहीं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है। आल्पोल्ड की परिभाषाओं से यह सिद्ध है।
और उन्हें कहा जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन है ही नहीं, वह व्यक्ति क्या है? दांत है। दांत कैसे है? क्योंकि वह व्यक्ति जन्म के बाद निकलता है। दांत कब निकलता है? जन्म के बाद। अजीब, गर्भावस्था में माँ के बच्चा पल्ला, उसी समय जीव का उत्पत्ति हो जाती है और दांत निकलता है गर्भ के बाद। बच्चा पैदा हो गया तो शैशवावस्था में 5 से 6 महीने बाद दांत उसका निकलता है। वह दांत का मृत्यु तक कब तक रहता है? क्या श्मशान घाट तक मृत्यु तक रहता है? नहीं, वह मृत्यु से पहले झड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कड़ापन है। कड़ापन होने के नाते वह बीच में ही सब झड़ जाता है। इसलिए दांत को चना फोड़ने के लिए, गन्ना तोड़ने के लिए, कठोर सामान तोड़ने के लिए रखा गया है। तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन नहीं होगा तो वह व्यक्ति उसी दांत की तरह बनकर रह जाएगा और कोई समाज में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंकेगा ही नहीं। कहेगा अरे इससे क्या तुलना कर रहे हैं, इसका व्यक्तित्व दांत के समान है। इसलिए व्यक्ति को जीभ बनना चाहिए, न कि दांत। कितनी अच्छी परिभाषा आर्टपोर्ट में दिया है। और उस परिभाषा में कहा कि गत्यात्मक गुणों, व्यक्तित्व उन मनोसारी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपना अनोखा समायोजन स्थापित कर लेता। कितने मतलब कि वातावरण है, वातावरण गंदा है, लेकिन मैंने जीभ बन के अपने में लचीलापन लेके उस वातावरण में समायोजन कर लेना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व हुआ। कितनी अच्छी बातें व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित है। तो आप लोगों से किसी को भी जीभ बनकर रहना है, दांत बनकर नहीं। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। अब अगर हम वास्तव में व्यक्तित्व क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक, आगे चल रहे हैं कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो गुण तो बहुत अच्छा बता दिया मैंने। जैसे गत्यात्मक संगठन की बातें कभी कभी आती है कि समस्त गुणों का जो गत्यात्मक संगठन, व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है उसका गुण। अगर उसमें लचीलापन है वही उसका गुण है। और फिर भी गुण अथवा तत्व को हम निम्न रूप में दे सकते हैं, निम्नलिखित रूप में दे सकते हैं। तो मैंने पहले गुण कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या गुण होने चाहिए उसको अभी आपके सामने रखो। जैसे बात आई है कि शारीरिक गुण आया ना, शारीरिक गुण चर्चा हो गई काफी। शारीरिक गुण, और उसने कहा कि व्यक्ति की शरीर, शारीरिक गुण माने क्या? व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, गढ़न, आवाज, चेहरे की अभिवृत्तियां, रंग, रूप, पोशाक, सब पॉइंट नोट करिए। रंग, रूप, पोशाक आदि बातें सम्मिलित होती हैं किसमें? उसके शारीरिक गुण में। व्यक्ति का जैसा रंग है वैसा उसका व्यक्तित्व होगा। जैसी लंबाई है उसके अनुसार उसमें गुण होंगे। स्पष्ट सुनते जाइए और उसको नोट भी करते जाइए। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की लंबाई, आवाज,
आवाज़ से व्यक्ति का व्यक्तित्व क्लियर हो जाएगा कैसा उसका व्यक्तित्व है। अगर नहीं होता तो शारीरिक गठन और उसके व्यक्तित्व के प्रकार का विभाजन ही नहीं होता। जब व्यक्तित्व का प्रकार हम बताएंगे तो व्यक्ति लंबा है, गोरा है, चौड़ा है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। तो इसीलिए पहले गुण की बातें मैंने कहा है। जब प्रकार बताएंगे तो इसी गुण जब क्लियर रहेगा तो प्रकार को आप स्वयं क्लियर कर सकते हैं कि सर ने ये चीज़ें बताया था कि जिस व्यक्ति का लंबाई कैसी है, उसका सीना कैसा है, उसका भुजाएं कैसी हैं, उसके सर कैसे हैं, तो उसके अनुसार उसमें गुण विकसित होते हैं। तो इसीलिए मैंने सारे गुणों की बातें कही। और अथवा तत्वों को अगर व्यक्ति पर दूसरा कोई गहरा प्रभाव डालता है, प्रायः अगर जिन व्यक्तियों की उच्च कोटि के सारे विकास पाए जाते हैं, उच्च कोटि की सारे विकास पाए जाते हैं, तो समाज को अपने, उसने कहा कि समाज को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने में शीघ्र सफल हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उच्च कोटि का है तो अपने व्यवहार से समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करने में वह सफल हो जाते हैं। मात्र शारीरिक दृष्टि, शारीरिक गठन का हल्का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के व्यक्तित्व में। आपका पर्सनालिटी नहीं है, खूब अच्छा वस्त्र पहन लीजिए, खूब बढ़िया खूब महंगा वस्त्र पहन लीजिए, लगेगा कि 2 रुपये का पहने हैं। अगर आपका पर्सनालिटी व्यक्तित्व अच्छा है, व्यक्तित्व माने क्या है, आदत, व्यवहार, रुचि, भावना, दूसरे के प्रति लालसा, तो आप 100 रुपया मीटर का पहनिए, लगा कि 1000-2000 रुपया मीटर का पहने हैं कपड़ा। यही तो पर्सनालिटी है, सारे गुण है व्यक्ति के, यही सारे गुण है व्यक्ति के। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में उच्च कोट की सफलताएं होनी चाहिए, उच्च कोट की सोचें होनी चाहिए, तो वह किसी भी समाज में वह शीघ्र सफल हो जाता है। ये पहला गुण थे व्यक्ति के व्यक्तित्व के पहले गुण। अब अगला गुण मैंने मानसिक गुण, सारे गुण, मानसिक गुण, एक और ले सकते हैं, उसमें लास्ट है सामाजिक गुण, एक है दृढ़ता। दृढ़ता क्या है उसको लास्ट में बताएंगे आपको। तो पहले मैंने आपको मानसिक गुण की बात बता रहा है। उन्होंने मानसिक की जब बातें आए हैं तो मनोवैज्ञानिक मन ने स्पष्ट कहा है, मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक मन को 3 भागों में विभाजित किया है। बताइए, मन को 3 भागों में, मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 भागों में विभाजित किया है, मात्र मानसिक गुण के कारण। वास्तव में मानसिक गुण में मन में क्या है, तो उसके 3 प्रकार को विभाजित किया है। पहला कहा उन्होंने कि मन को विभाजित करना। उन्होंने कहा कि मन, हाँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व में मन को विभाजित करना एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और मन में की बातें कहा तो पहला कहा कि ज्ञान, कितनी अच्छी बातें कहा, ज्ञान। मन में मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 जो प्रकार बताए, पहले कहा कि ज्ञान, फिर कहा उन्होंने क्या, ज्ञान से काम हो जाएगा, नहीं, तो कहा कि इच्छा। अगर ज्ञान है तो आपको इच्छाएं स्वयं बनेगी, अगर ज्ञान है तो इच्छाएं स्वयं बनेगी, और जब इच्छा है तो क्रियाएं स्वयं होगी। तो उन्होंने क्या क्लियर हुआ कि नहीं, तीनों पॉइंट, ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया। तीनों बातों में मैंने तीनों पॉइंट को बोल दिए। मतलब कि मन के जो 3 प्रकार बताया मनोवैज्ञानिकों ने, उन्होंने कहा कि ज्ञान, इच्छा और क्रिया।
उन्होंने कहा क्या ज्ञान का स्वरूप क्या है, बातें आएंगी ना, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो ज्ञान का स्वरूप बुद्धि। एक बात, कितनी अच्छी बात है बात, कि ज्ञान की स्वरूप की जो बातें आएंगी, ज्ञान का स्वरूप क्या है, बुद्धि। और इच्छा बढ़कर, बताइए, ज्ञान तो बुद्धि हो गई, ज्ञान क्या हुआ, बुद्धि। इसीलिए कहा गया है जब जब ज्ञान बुद्धि है, तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। कितनी अच्छी मनोवैज्ञानिकों ने मन का व्याख्या किया है। और इच्छा, इच्छा बढ़कर उद्वेग, उद्वेग बन जाती है। आगे उद्वेग और क्लियर कर देंगे, बन जाती है। इसी उद्वेग से, इसी उद्वेग से स्वभाव निर्मित होता है। इसी उद्वेग से स्वभाव निर्मित होता है। एवं बात रह गई, मतलब उद्वेग माने स्वभाव निर्मित होता है, तो स्वभाव ले लीजिए इसको। अब बातें रह गई अब क्रिया, जो मैंने क्रिया की बातें करेंगे, मन की, जो मन के प्रकार को विभाजित हुआ है, किए हैं वैज्ञानिकों ने, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। जब क्रिया का स्वरूप क्या है, क्रिया का स्वरूप समझ रहे हैं, क्रिया का स्वरूप चरित्र है, चरित्र। क्रिया माने कार्य करना, मतलब जैसा आपका चरित्र रहेगा वैसा आपकी सोच रहेगी। तो उसने क्रिया को का स्वरूप चरित्र को बताया। इसीलिए मैंने चरित्र को पहले क्लियर कर दिया कि चरित्र का ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार मन के तीनों गुणों को, देखिए कितनी अच्छी बात कहा कि इस प्रकार मन के तीनों गुणों को, मात्र एक गुणों की बात नहीं कहा कि मन के तीनों गुणों को, तीन गुण क्या, ज्ञान, इच्छा और क्रिया की द्वारा, कितनी अच्छी बात कहा, ये तीनों के द्वारा बुद्धि, स्वभाव माने द्वैत, जो भी बताएं आपको, स्वभाव की बात है, जो उद्वेग, तो उसको कहा स्वभाव। तो क्या बुद्धि, स्वभाव एवं चरित्र का निर्माण होता है। और उन्हें संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट कर भी सकते हैं। तीनों को हम अलग अलग आपको कर भी सकते हैं, इसलिए तीनों को मैंने अलग, तीनों गुणों को अलग बता दे रहे हैं कि मानसिक गुण में जो तीनों बातें आई हैं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, तो उसको तीनों गुणों को तीन प्रकार से जो उन्होंने रखा कि स्वभाव, ज्ञान, चरित्र की बातें, तो उसको उन्होंने कहा कि इसको संक्षेप में और अभिव्यक्त कर सकते हैं। बुद्धि के जो है, जो बुद्धि, स्वभाव और चरित्र है, उसको अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बात रही बुद्धि। जब बुद्धि की बात आती है कि तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में का बुद्धि एक उसका प्रधान गुण है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में बुद्धि उसका एक प्रधान गुण है। बताइए, जब बुद्धि को उन्होंने प्रधान गुण माना तो क्या, प्रायः ये भी आप देखते होंगे, प्रायः व्यक्ति समान बुद्धि को होते हैं। समान गुण हम मान रहे हैं कि बुद्धि एक आपका गुण है, क्योंकि उन्हें कहा कि प्रायः व्यक्ति समान बुद्धि को होते हैं। अगर फलस्वरूप प्रायः अगर उनका व्यक्तित्व भी समान होता है, सभी लोग समान से तुलना ही होती है कि इसका समान बुद्धि के वाला व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व भी समान होता है। जैसे हम, आप इत्यादि लोग इस गुण में आ सकते हैं। और जो व्यक्ति मंद बुद्धि, कभी भी तुलना मंद बुद्धि से होती है और समान से,
तो मंद बुद्धि के होते हैं। जब मंद बुद्धि की बालक, तो उसका व्यक्तित्व भी निम्न कोटि का होता है। सामान्य का बुद्धि का बालक का व्यक्ति का व्यक्तित्व सामान्य, और मंद बुद्धि व्यक्ति का व्यक्तित्व निम्न कोटि का होता है। जो बुद्धि की बातें करता है। और दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उत्कृष्ट बुद्धि, कितनी अच्छी बात है कि जो व्यक्ति उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं, देखे होंगे कि जो व्यक्ति उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं, प्रायः समाज को अपने व्यक्तित्व से वह प्रभावित करता है। उत्कृष्ट बुद्धि वाले अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रभावित करते हैं। अगर बुद्धि का जो समान तीव्र और उत्कृष्ट की बातें बताया हैं, अगर बुद्धि से व्यक्तित्व का आकलन अगर नहीं किया जा सकता, तो टर्मन महोदय ने बुद्धि के वितरण का प्रतिपादन करता ही नहीं। और उसने जो प्रतिपादन वितरण किया है वह जड़ बुद्धि से लेकर प्रतिभाशाली बालक, उत्कृष्ट बालक, प्रखर बुद्धि तक उन्होंने अपना वितरण किया है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं बुद्धि पर इसका असर है व्यक्ति के व्यक्तित्व का। अब उसी कड़ी में एक बातें रह गई स्वभाव। बुद्धि हो गया स्वभाव, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका चरित्र। तो स्वभाव की जब हम बातें करते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्वभाव के आधार पर कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बताइए कितनी, मतलब कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करना आज के समय में, आज के दौरान, मैंने पहले बताया कि बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है अध्ययनों के आधार पर। तो उन्हें बताया कि समाज में 4 प्रकार के ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है, स्वभाव है। उसने कहा कि पहला आशावादी। बताइए, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व आशावादी हो वह व्यक्ति कैसा होगा? आप स्वयं अनुभव करिए, स्वयं अध्ययन करिए। क्या आशावादी व्यक्ति का भी व्यक्तित्व है? लेकिन है। उसका किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है उसका उसी क्षेत्र में ही उसका वो व्यक्तित्व है, आशावादी। पहला पॉइंट। दूसरा निराशावादी। बताइए, हमेशा निराशावादी जो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो भी तो एक व्यक्ति है। तो समाज में दोनों चीजें हैं, आशावादी और निराशावादी। आशावादी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके स्थान पर है, उसका वही व्यक्तित्व है, और निराशावादी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके स्थान पर उसका वही व्यक्तित्व है। और चिड़चिड़े, देखिए 4 चीजें बताया था। एक चिड़चिड़े, क्या चिड़चिड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहेंगे? बिल्कुल करना है, क्योंकि समाज में प्रत्येक तरह के व्यक्ति होते हैं। फिर भी अध्ययन करके मनोवैज्ञानिकों ने 4 बातें बताया, आशावादी, निराशावादी, चिड़चिड़ीपन, और एक लास्ट बताया अस्थिर। अस्थिर, स्थिर नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व अस्थिर होता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व अस्थिर नहीं होता तो फ्रायड की थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। ईगो, सुपर ईगो की बातें जब बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्थिर और अस्थिर में क्या अंतर है।
इसलिए इसको यहीं पर इतना ही आपके लिए स्पष्ट है। और इसमें एक पॉइंट और है जिसको मैंने वास्तव में जो संवेदनशीलता व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण तत्व अथवा गुण है, संवेदनशीलता। और इसी में एक पॉइंट और आपका है चरित्र। जब मैंने चरित्र की बातें करते हैं तो चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक प्रधान गुण है। पहले मैंने चरित्र बता चुका, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा इसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चरित्र इसके पहले मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीक़ा से। और चरित्र की बातें थोड़ा सा एक पॉइंट डालेंगे इसमें। चरित्र की बातें अगर हम कहेंगे तो एक चरित्रहीन या दुष्कर्म चरित्र की बात देख लीजिए और एक चरित्र देख लीजिए। चरित्र की बातें जब हम करेंगे इस पर, तो एक चरित्र की बातें चरित्रहीन मोटे ताजे व्यक्ति समाज के लिए एक प्रकार के भार के रूप में होते हैं। समाज के लिए एक प्रकार के भार के रूप में होते हैं। आप समझ लीजिए चरित्रहीन मोटे ताजे व्यक्ति। और गांधी जी एक, देखिए अच्छी बातें बताना चाहिए, यही बता के समाप्त करेंगे। गांधी जी ने दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति थे, इतना क्लियर है, थे कि नहीं? गांधी जी दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति थे, परंतु उनका चरित्र इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, आज विश्व में उनकी पूजा होती है। इसमें नेक्स्ट बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट अगले दिन फिर यहीं से शुरू करेंगे, आपका क्रम बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।